गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन ब्रांच में कौन कौन सी चोटें लगती है। भाई मेडिसिन की बात करेंगे तो मेडिसिन एक ब्रांच है, ठीक है। अब मेडिसिन ने अलग अलग ब्रांचेस बना रखी हैं अपनी। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन का काम क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में किन चीजों की स्टडी की जाती है और उन चोटों का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से रिहेबिलिटेशन होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन। भाई स्पोर्ट्स मेडिसिन को हम और क्या कह सकते हैं, एक्सरसाइज मेडिसिन, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन की डेफिनेशन। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। मतलब ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का काम क्या है कि भाई स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होती हैं, स्पोर्ट्स भाई कोई गेम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलिए आप, चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो जो खेलते टाइम स्पोर्ट्स में जो चोट लगती हैं उनके प्रिवेंशंस, उन्हें ठीक कैसे करना है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। डायग्नोसिस और प्रिवेंशंस का मतलब उनसे आगे दोबारा वो चोट नहीं लगे, उसका बचाव कैसे करना है। तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये तीन बातों का हम स्टडी करेंगे किसके थ्रू, स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद फिजिकल फिटनेस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेज, ठीक है। अब एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं थेसोरस क्या कहते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज और इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम एथलेटिक एक्टिविटी। तो एथलेटिक एक्टिविटी से जो चोटें लगती हैं उनके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, इनके बारे में हमें स्पोर्ट्स मेडिसिन में पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। भाई कोई भी ब्रांच बनाई जाती है तो उसके क्यों बनाया गया, उसका एम क्या है उसे बनाने का। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन जो ब्रांच बनाई गई उसका एम क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। टू क्योर एंड ट्रीट स्पोर्ट्स इंजरीज। भाई स्पोर्ट्स इंजरी से बचाव और उसका ट्रीटमेंट करना है, इसलिए स्पोर्ट्स मेडिसिन को बनाया गया, ठीक है। तो द प्राइमरी एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इज फास्ट रिकवरी ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, क्योरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी, ठीक है। सेकंड आता है टू डायग्नोस एंड डिटेक्ट द कॉज। देखिए हम इसमें जो एम है इनमें ज्यादातर हम चोट लगने के कारण, चोट को सही करना और उनके प्रिवेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां हमने क्योर और ट्रीटमेंट पढ़ा, यहां हम देखेंगे टू डायग्नोस एंड डिटेक्ट द कॉज। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन डील विद प्रॉपर डायग्नोस and detect the cause of injury so that full recovery from sports injury should be done। स्पोर्ट्स में जो चोट लगी है उसके क्या है, कारण को डायग्नोस करना कि भाई किस वजह से लगी, क्योंकि हमें वजह पता चल जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगी, रीजन क्या है चोट लगने का, कॉज क्या है, तो हम क्या है उसे तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट दे पाएंगे जिससे उसकी फुल रिकवरी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन जो वर्ड है, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है रीगेनिंग ऑफ मसल स्ट्रेंथ।
रीगेनिंग ऑफ मसल स्ट्रेंथ, चोट लगने से पहले जो मसल की ताकत थी, जो मसल के फंक्शन थे, उसी लेवल पर वापस पहुंचाना उस मसल को, इसको हम क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, यहां चोट लगी, मैं गिर गया, मेरे चोट लग गई। अब क्या ये मसल पहले की तरह काम कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये मसल कब काम करेगी प्रॉपर पहले की तरह? जब इसकी फुल रिकवरी हो जाएगी। तो फुल रिकवरी कब होगी? जब इसका सही ट्रीटमेंट होगा, इसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब जाके ये मसल पहले की तरह काम कर सकती है। ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन चलता है, जिसमें फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे हम मसल की स्ट्रेंथ दोबारा उसी कंडीशन में लाते हैं जहां पर वो पहले थी, चोट लगने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टू गाइड एंड काउंसलिंग। देखो, गाइडेंस और काउंसलिंग ये भी स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू हमें मिलती है। तो एक एम क्या है उसका? कि भाई गाइड करना प्लेयर्स को, कोचेस को, और काउंसलिंग करना उनकी। तो इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू इंजर्ड प्लेयर्स, दस प्रमोट्स साइकोलॉजिकल बिहेवियर। देखिए, आपको पहले से सब कारण पता है, ठीक है, जैसे कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन का नॉलेजेबल पर्सन, एजुकेशनिस्ट आपको बता रहा है कि भाई चोट इस वजह से लगी थी, ठीक है, और इतनी चोट है, इसका कोई फर्क नहीं है, हम इसको आराम से क्योर कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, आपकी मसल दोबारा से उसी लेवल पे आ जाएगी। तो एक प्लेयर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता है, ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो उससे क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, बूस्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये गाइडेंस और काउंसलिंग चोट लगने के बाद बहुत जरूरी काम है, जो किसके थ्रू होती है? स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रमोट प्रिवेंशन एस्पेक्ट्स इन स्पोर्ट्स। देखिए, हमारे चोट लगी, उसके रीजन क्या है भाई? हो सकता है हम प्रोटेक्टिव गार्ड्स नहीं पहन रहे हो, या पर्टिकुलर किसी गेम में चोट एक कॉमन चोट है। तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या करती है? उनके लिए गार्ड्स की सजेशन देती है, काउंसलिंग करती है कोचेस को बुलाकर। ठीक है, तो वो नए तरह के गार्ड बताए जाते हैं। तो गार्ड जब हमारे पास होगा तो हमें चोट लगने के चांसेस कम है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को प्रमोट करना ये भी एक इसका एम है। तो टू प्रमोट द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स टू स्पोर्ट्स इंजरी दस रिड्यूसेस इंजरी। देखिए, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में हम हेलमेट पहनते हैं, अगर नहीं पहनेंगे, ठीक है, जब क्रिकेट शुरू हुआ था तब कोई हेलमेट नहीं होता था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, चोटें बढ़ती गई, तो सोचा गया कि भाई हेड इंजरी होने के चांसेस हैं, बॉल, लेदर की बॉल हार्ड होती है, अगर सर में लगी तो सर में चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, इंजरी और भी बड़ी हो सकती है। तो क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे जैसे जैसे संशोधन होते गए, जैसे जैसे उनमें सुधार आते गए, हेलमेट आ गया। तो अब हेलमेट पर बॉल लगेगी तो हेड इंजरी के चांसेस कम है। यही हमारे जो होते हैं वो हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये गेम वाइज चेंज होते रहते हैं, किसी गेम में कोई और भाई इक्विपमेंट है, किसी में कोई और प्रोटेक्टिव गार्ड है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब स्कोप मतलब किस किस के लिए ये फायदेमंद है, किसको स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए या जरूरी है, किसके लिए? तो देखिए, फॉर ट्रेनर, जो ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को, ठीक है, जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको बहुत जरूरी है। द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इज हेल्पफुल फॉर ट्रेनर एज इट गाइड्स हिम टू करेक्ट एक्सरसाइजेज। भाई एक्सरसाइज करने के सही तरीके क्या है? सही तरीके से मतलब निकला कि जिससे वो इंजर्ड नहीं हो और उनकी मसल्स को पूरा फायदा भी मिले। तो ये नॉलेज हमें कहां से मिलेगी? स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू।
तो ट्रेनर के लिए इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेनर एक्सरसाइज करवाता है बच्चों से। अब एक्सरसाइज करवाएगा, अगर उसका तरीका सही नहीं है तो बच्चे इंजर्ड होंगे, तो इसीलिए उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है फॉर फिटनेस इंस्ट्रक्टर। अब फिटनेस इंस्ट्रक्टर क्या करता है भाई, ये जिम वगैरह जो है, जिम में फिटनेस इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। देखिए आप कोई गेम खेलने जाते हैं, वहां आपको कोच मिलते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में आते हैं तो आपको पीटीआईज मिलते हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपको डीपीई मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम जिम जा रहे हैं तो वहां पर हमें कौन मिलेगा, फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर के लिए वही बात है, स्पोर्ट्स मेडिसिन हेल्प्स द फिटनेस इंस्ट्रक्टर टू रिड्यूसेस इंजरी एंड प्रमोट हेल्थ। वो हेल्थ कब बनेगी, इंजरी कब कम होगी, जब स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज होगी। स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज होगी, वो सही तरह से सही मसल की एक्सरसाइज करवा पाएगा और बॉडी में डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो फिटनेस इंस्ट्रक्टर के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फॉर डाइटिशियन। भाई डाइटिशियन के लिए क्यों जरूरी है, डाइटिशियन के लिए इसलिए जरूरी है स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज कि भाई पहला तो कारण है कि जिनके चोट लग गई तो उनको उनके डाइट में कौन से कंपोनेंट्स ज्यादा देने हैं जिससे उनकी रिकवरी फास्ट हो, ठीक है। तो देखिए, द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन हेल्प्स द डाइटिशियन टू इंप्रूव द हेल्थ एंड फॉर ओवरकमिंग हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनकी रिकवरी जल्दी हो और उनको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डाइटिशियन को ओवरकमिंग मतलब आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स, भाई किसी में विटामिन कम हो रहा है, प्रोटीन कम है या कैल्शियम कम है, तो ये सब मेंटेन करने के लिए उसे स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है फॉर प्लेयर। प्लेयर को क्यों जरूरी है, प्लेयर को इसलिए जरूरी है ताकि वो इंजरीज से बच सके, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम इंजरीज। अगर प्लेयर को स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज है तो वो सही मूवमेंट लेगा, सही तरह से खेलेगा, सारे प्रोटेक्टिव गार्ड्स यूज करेगा, तो उसको इंजरी होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर फिजिशियन। भाई फिजिशियन कौन होता है, जो फिजियोथेरेपी देता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिशियन कहते हैं। इट प्रोवाइड्स देम गुड नॉलेज अबाउट प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंजरी। भाई हमारी कोई बॉडी पार्ट सही तरह से काम, हाथ में हमारे चोट लगी थी लेकिन अब उसका मूवमेंट पूरी तरीके से नहीं आया, तो ये मशीन्स होती हैं फिजियोथेरेपी की, तो उसमें मशीन से एक्सरसाइज करवाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का पार्ट है फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी के थ्रू ये जो मसल की लॉस्ट स्ट्रेंथ है उसे दोबारा से रीगेन करने का काम करवाते हैं थ्रू वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर फिजिकल एजुकेशनिस्ट। भाई फिजिकल एजुकेशनिस्ट के लिए क्यों जरूरी है, तो द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इज वेरी हेल्पफुल फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड हेल्प्स हिम टू डील विद स्पोर्ट्स इंजरी। भाई स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड पे, ठीक है। अब ग्राउंड में जगह जगह बच्चे खेल रहे हैं, अब किसी के चोट लग गई तो वहां पर चोट लगने के बाद फर्स्ट एड कौन देता है, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीटीआई, डीपीई, जो भी उस जगह कॉलेज है तो डीपीई देगा, अगर स्कूल है तो पीटीआई देगा, जिम है तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर देगा। तो उनको क्यों नॉलेज जरूरी है कि भाई चोट लग गई उस टाइम उनको फर्स्ट एड कैसे देना है, उनको डॉक्टर तक पहुंचने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, भाई जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, वो कौन देता है, वो देता है फिजिकल एजुकेशनिस्ट, ठीक है। ताकि उसे पता होना चाहिए कि सडन किसी के चोट लग गई तो डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या ट्रीटमेंट देना है उसको, ताकि उसकी इंजरी और ना बढ़ जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड
से क्या मतलब निकला? फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट, देखिए इन दो वर्ड पे हम ध्यान देंगे, इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर, इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम। अब देखिए इमीडिएट मतलब जैसे ही चोट लगी तुरंत, और टेम्परेरी मतलब ये कोई परमानेंट केयर नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, किसको दिया जाता है? विक्टिम को, विक्टिम जिसके चोट लगी है। तो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम। जिस बच्चे के चोट लगी है उसको तुरंत जो इलाज दिया जाता है डॉक्टर तक पहुंचने से पहले, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है भाई? किस वजह से फर्स्ट एड दिया जाता है? सीधे चोट लगी, गाड़ी पर बैठाकर या जिस तरह से सुविधा हो उनके पास अवेलेबल व्हीकल में बैठाकर, और सीधे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते हैं? ठीक है, हम फर्स्ट एड देना क्यों जरूरी है? क्या उद्देश्य है? तो देखो, फर्स्ट है हमारे पास इमीडिएट एड, सेकंड है स्टॉप ब्लीडिंग, थर्ड है क्राउड केप्ट अवे, नेक्स्ट है रैप द इंजर्ड इन क्लॉथ और ब्लैंकेट, नेक्स्ट है सिंपैथेटिक एटीट्यूड। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा इमीडिएट एड। तो इमीडिएट का मतलब क्या है? तुरंत। तो उसको तुरंत कोई उपचार मिल जाए, ठीक है, जिससे उसमें देखो कई फैक्टर काम करते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है। किसी के चोट लग गई और उसको लंबे टाइम तक, आधा घंटा अब 1 घंटे तक इलाज नहीं मिल पा रहा, तो वो साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर उसको आप सीधे बैठा के ले जा रहे हो व्हीकल पर चोट लगने के बाद, तो क्या होगा कि उस बच्चे के जो चोट लगी है, मान लो हड्डी टूटी है, तो वो जो हड्डी टूटी है वो बाकी टिश्यू और सेल्स को भी तो डैमेज करेगी। अगर वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है तो स्लिंग बांधकर या स्ट्रिंग से उसको किसी भी तरह से सीधा करना है, जिस कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, अदरवाइज वो टूटी हुई हड्डी टिश्यू और सेल्स को डैमेज करेगी। ठीक है, तो हमें बच्चा और ज्यादा तकलीफ में नहीं आए और ज्यादा चोट नहीं लगे, तो इसलिए उसे इमीडिएट एड देना जरूरी होता है। तो इफ पॉसिबल द फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली एट दिस टाइम। वी शुड नॉट थिंक अबाउट यूजलेस थिंग्स। यूजलेस थिंग्स, हमें कुछ नहीं सोचना। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो। जिसे स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज है, जिसे फर्स्ट एड की नॉलेज है, वो सीधे कहेगा इसमें ये करना है, हमें तुरंत इलाज देना है, उसको हमें देर नहीं करनी। लेकिन कौन सा? टेम्परेरी केयर देनी है, फर्स्ट एड देना है हमें। तो टाइम इज वेरी प्रीशियस एट दैट मोमेंट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द डिसीजन शुड बी टेकन सो दैट इमीडिएट एड मे बी गिवन टू द विक्टिम। भाई अगर तुरंत एड नहीं मिली, तुरंत उपचार नहीं हुआ, तो कई बार भाई बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी भी हो जाती हैं। कई बार बच्चे की मतलब जान पे भी आ जाती कि भाई बच्चे को इतनी इंजरी हो गई कि उसके मान लीजिए फ्रैक्चर के टाइप्स हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि भाई कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, हमारे फ्रैक्चर हुआ और ब्रेन में या हमारे किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लीवर, किडनी, इनको अगर डैमेज हो रहा है उस बोन की वजह से, ठीक है भाई, बोन टूटी और उसने टूटने के बाद लीवर को डैमेज कर दिया या ब्रेन को डैमेज कर दिया या हार्ट को डैमेज कर दिया, तो भाई ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉप ब्लीडिंग। अगर हम तुरंत फर्स्ट एड नहीं दे रहे हैं और ब्लीडिंग, फर्स्ट एड मान लीजिए कहीं किसी के चोट लगी और ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा पहला काम क्या है? उसकी ब्लीडिंग को रोकना। डॉक्टर के पास पहुंचने तक क्या पता लंबा टाइम लग जाए, वहां समय लग जाए पहुंचने में, तो हम क्या करेंगे? उसकी ब्लीडिंग रोकेंगे। अदरवाइज ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो वैसे ही नहीं बचेगा, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकेंगे। तो इफ देयर इज ब्लीडिंग
फ्रॉम एनी ऑर्गन ऑफ द वाउंडेड पर्सन। वाउंडेड पर्सन मतलब जिसके चोट लगी है, कट लगा है या कुछ भी चोट लगी है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको ब्लीडिंग को रोकेंगे। इट शुड बी स्टॉप्ड एट वंस, उसको तुरंत वहीं बंद कर देना है हमें। द वाउंडेड पर्सन लाइफ में बी इन डेंजर इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। भाई लाइफ का डेंजर भी हो सकता है, क्या पता बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो उससे भाई इंजर्ड पर्सन की लाइफ भी खत्म हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसका ब्लड को जहां पे भी ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए, इफ हिज हैंड और लेग इज ब्लीडिंग, देखिए एक हमारे हार्ट लेवल से जब कोई भी, मान लीजिए हमारे हाथ में ब्लीडिंग हो रही है, अगर मैं इसको हार्ट के लेवल से ऊपर उठा दूंगा तो यहां ब्लीडिंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो हार्ट से ऊपर पोर्शन है वहां स्लो हो जाता है, तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कम। तो देखिए, इफ हिज हैंड और लेग इज ब्लीडिंग इट शुड बी रेज्ड अप अबव द हार्ट लेवल, अबव द हार्ट लेवल, तो हार्ट लेवल से ऊपर उठा देंगे। इन केस ऑफ कट ऑन एनी मेन आर्टरी, अगर कोई हमारी आर्टरी पर कट लग गया है, इट शुड बी प्रेस्ड विथ थंब और बैंडेज टिल द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। आर्टरी का ब्लड आप नहीं रोक सकते, ठीक है भाई, आप चाहो आर्टरी का ब्लड आप बिल्कुल ही बंद कर दो, नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, जहां से आर्टरी कटी है वहां से हम थंब से या बैंडेज से इस तरह से प्रेस कर देते हैं कि वो आगे ब्लड सर्कुलेट आगे नहीं निकल पाए, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं हो, तो उसको दबा के बैठे रहते हैं जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाए। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम लेते हैं क्राउड केप्ट अवे। देखिए मोस्टली क्या होता है, जिस बच्चे के, भाई कोई ग्राउंड है या बच्चे खेल रहे हैं, तो जिसके चोट लगी है, जिसके चोट लगी है उस बच्चे को चारों तरफ से सब घेर के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, घेर लिया इसको। अब क्या ये घेरना सही है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए सबसे पहले जब हम उसको घेर रहे हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही है, ठीक है। देखिए, इट इज यूजुअली सीन दैट पीपल गैदर इमीडिएटली व्हेन देयर इज एनी एक्सीडेंट, दे गैदर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्राउड, वो भीड़ की फॉर्म में जमा होते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। Every individual wants to see the injured person. In such condition, the injured person does not get fresh air, and therefore the person giving first aid should be also try to keep the crowd away from the injured person. देखिए, जिस बच्चे के, जिस पर्सन के चोट लगी है उससे हमको भीड़ को दूर रख देना चाहिए, भीड़ को दूर कर देना चाहिए तुरंत, अदरवाइज वो भी अलग अलग साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज होता है। बच्चा सोचता है मेरे पता नहीं कितनी लग गई है, तो वो क्या घबरा जाता है, तो घबराना नहीं है, हल्का लगा है, बस इस तरह से सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए आपका। हल्का सा लगा है तो वो डॉक्टर के जाने तक उसको हम फर्स्ट एड दे देंगे, तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ज्यादा डिप्रेस नहीं होगा, ठीक है। ये रैप द इंजर्ड इन क्लॉथ और ब्लैंकेट। भाई जो पार्ट, जिस पार्ट में हमारे चोट लगी है, हमें ज्यादा पेन तब महसूस होता है जब उसका टेम्परेचर कम होता है। और हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरी की, तो स्पोर्ट्स इंजरी खेलते टाइम लगती है, तो जिस टाइम हम खेल रहे हैं उस टाइम हमारा बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली ज्यादा होता है, और जैसे ही हमारे चोट लगी उस टाइम तो टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर डाउन जाएगा तो पेन बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे हाथ में चोट लगी है, ठीक है, अब हाथ में चोट लगी है तो हम इस पार्ट को पूरे को कपड़े से या ब्लैंकेट से, किसी भी चीज से हम उसको पूरा उसको रैप कर देंगे, लपेट देंगे उस पर, तो उसका टेम्परेचर जल्दी डाउन नहीं जाएगा, तो उसके पेन कम रहेगा। तो एट सच टाइम विक्टिम शुड बी केप्ट वार्म, सो ही शुड बी रैप्ड इन क्लॉथ और ब्लैंकेट। तो जब गर्म
होगी बॉडी तो गर्म होने पर पेन कम महसूस होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपैथेटिक एटीट्यूड। भाई जो इंजर्ड पर्सन है उसके लिए हमारा सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। द पर्सन गिविंग फर्स्ट एड शुड हैव सिंपैथेटिक एटीट्यूड व्हेन एन एक्सीडेंट हैपन्स, द वाउंडेड और इंजर्ड पर्सन फील्स फियर और टेरर। जिस बच्चे के, जिस पर्सन के चोट लगी है वो थोड़ा घबराया हुआ होता है, वो थोड़ा डरा हुआ होता है, तो जो फर्स्ट एड दे रहा है उसको पर्सन, उसको उसके प्रति थोड़ी सी सिंपैथी रखनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो डर से बाहर निकल सके। He should be treated politely and sympathetically so that he may come out of his fearful situation, ठीक है, ये बातें हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेडिकल एड। अब मेडिकल एड प्रोवाइड करनी है हमको, इसलिए हमको फर्स्ट एड जरूरी है। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है, एम हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड के, तो भाई मेडिकल एड। द फर्स्ट एडर शुड कॉल द डॉक्टर और एक्सपर्ट इमीडिएटली। तो देखिए आपने फर्स्ट एड पढ़ा, फर्स्ट एड क्या टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, तो जो फर्स्ट एडर है, जो फर्स्ट एड दे रहा है, उसका पहला काम है कि डॉक्टर या एक्सपर्ट जो भी है, जिस तरह की चोट है उसकी, तो डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करे, उसको जल्दी से संपर्क में लाए, जल्दी विक्टिम के पास लेकर आए, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरीज, these are the types of injuries that occurs during participation in sports and games, training and competition। देखिए ये यहां पर हमारा टॉपिक हो गया खत्म। अब हमारा आता है टॉपिक स्पोर्ट्स इंजरी। भाई अब हम इसमें पढ़ेंगे स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती हैं, किस वजह से होती हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के कॉजेज क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इंजरी क्या होता है, दीज आर द टाइप ऑफ इंजरीज दैट अकर्स ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स, ट्रेनिंग और कंपटीशन। भाई स्पोर्ट्स खेलते टाइम, टूर्नामेंट में, ट्रेनिंग के दौरान जो इंजरियां होती हैं हमारे, जिस तरह की इंजरी, भाई मसल की इंजरी अलग है, बोन की अलग है, ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग है, मसल में है, स्किन पर है या बोन में है, तो वो इंजरी कौन सी होती हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनके ट्रीटमेंट क्या है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इंजरीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।